हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वज्रराम नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस क्लास को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपने चहेतों तक इसको, जो कि आने वाली है जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। मेनली स्पेशल आपका जो सीएचओ की एग्जाम आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण और कारगर सिद्ध होगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस क्लास को बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की और क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके और आप इसका लाभ उठा सके। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि क्या होता है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी किस टाइप से डेवलप होती है, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन होती है जो लाइव होती है, किल्ड होती है या फिर टॉक्सोइड से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर अपन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार में यहाँ से क्वेश्चन डील किया जाता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं कि जो वक्त से लड़कर अपनी नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले, खुद अपनी तस्वीर बदल ले। कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा करके दिखा। तो जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे दोस्त, तुझे सारा जहान देखता है, तुझे सारा जहान देखता है। तो अपन यहाँ पर डील करते हैं, शुरुआत करते हैं इम्यूनाइजेशन की कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन को पढ़ने से पहले अपन डील कर देते हैं कि पीएनडीटी एक्ट क्या होता है। पीएनडीटी एक्ट का मतलब होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है फीटस का पता लगाने के पहले, यानी जन्म से पहले फीटस का पता लगा करके यहाँ पर क्या करवाया जाता था, यहाँ पर भ्रूण हत्या करवाई जाती थी। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या हो रहा था, डगमगा रहा था। इसी को रोकने के लिए पीएनडीटी एक्ट बनाया गया। और पीएनडीटी एक्ट की बात करते हैं, पीएनडीटी का मतलब होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ये पीएनडीटी एक्ट कब आया था, तो पीएनडीटी एक्ट आया था 1994 में, ये पार्लियामेंट से पास हुआ और इन फोर्स, और ये कब फोर्स में आ गया, तो 1996 में ये फोर्स में स्ट्रिक्ट रूप से इसको लागू कर दिया गया। बात करते हैं पीएनडीटी एक्ट का मतलब होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसका अगर मीनिंग पूछ लिया जाए तो इसे कहा जाता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, यानी बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के लिंग का या सेक्स का पता लगा करके जो टेस्ट किया जाता है या पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं उन्हें प्री नेटल टेस्ट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सेकंड टेस्ट की कि पीसीएनडीटी टेस्ट। पीसीपीएनडीटी टेस्ट क्या होता है, पीसीपीएनडीटी का मतलब होता है प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। और पीसीपीएनडीटी और पीसीपीएनडीटी कब आया था, तो पीसीपीएनडीटी आया 2004 में, ये आया था। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को लागू कब किया गया इस एक्ट को, 2004 में, ताकि किसी तरीके के सेक्स रेशियो का, यहाँ पर सेक्स का पहले डिटर्मिनेशन नहीं करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर मेल चाइल्ड की ज्यादा क्या दिया जा रहा था, प्रायोरिटी दिया जा रहा था। फीमेल चाइल्ड होता था तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, यहाँ पर कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि इम्यूनाइजेशन क्या होती है। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या की जाती है, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन इन ए प्रोसेस बाय विच द इम्यूनिटी इज डेवलप्ड, बाय विच जिसके द्वारा, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। बाय द वैक्सीनेशन के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। तो इम्यूनाइजेशन इट इज ए प्रोसेस, लिखिए इसको, इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस होती है बाय विच जिसके द्वारा इम्यूनिटी इज डेवलप्ड, इम्यूनिटी इज डेवलप्ड, इम्यूनिटी को डेवलप्ड किया जाता है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करके क्या किया जाएगा, इम्यूनिटी डेवलप की जाती है पर्सन की बॉडी में। और इस पूरी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा
इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है पर्सन की बॉडी में वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करके उसमें इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर दी जाती है और उसी को नाम दिया जाता है इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इम्यूनाइजेशन के माध्यम से जानते हैं। और इम्यूनाइजेशन के द्वारा क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करके और पर्सन की बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कराई जाती है। उस पूरी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं वैक्सीनेशन की कि वैक्सीनेशन क्या होता है। अब आप यहाँ पे आया कि वैक्सीन की वजह से, तो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक प्रोसेस होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, या तो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस हो सकता है जिसमें लाइव होगा वायरस, लाइव अटेन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं, या तो उसमें लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। जिस अटेन्यूएशन का मतलब होता है कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या उसको बिल्कुल वीक, लाइव होता है लेकिन बिल्कुल वीक होता है, उस कंडीशन में नहीं होता है कि वो जाकर के शरीर में डिजीज डेवलप कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे ही उसको देंगे जाकर के उसके खिलाफ में क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेगा। और जैसे ही अब नया जब भी कोई वायरस आएगा, लाइव वायरस, तो उसके अंदर क्या है, पहले से इम्यूनिटी डेवलप है, तो आकर के वो इम्यूनिटी क्या करती है, उस वायरस पे अटैक करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बात करते हैं वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइव बट वीक पैथोजन। लाइव होता है लेकिन वीक पैथोजन होता है। लाइव और वीक पैथोजन का क्या किया जाता है, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। लाइव और वीक पैथोजन हो सकता है, किल्ड पैथोजन हो सकता है, या फिर कोई पहले से ही किल्ड पैथोजन, और पैथोजन जाकर के क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करवाता है, या फिर कोई टॉक्सोइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का टॉक्सोइड हो, लाइव या लाइव या वीक हो पैथोजन, या फिर आपका किल्ड पैथोजन हो, जिसके द्वारा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करके क्या की जाती है, इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, तो इसे नाम दिया जाता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, या तो लाइव पैथोजन हो सकता है जो कि अटेन्यूएटेड होगा, और अटेन्यूएशन का मतलब होता है कि ऐसा बैक्टीरिया हुआ वायरस जो कि लाइव होता है लेकिन वीक होता है, वो उस स्थिति में नहीं होता है कि वो जाकर के बॉडी में डिजीज कोज कर सके, लेकिन वो जाएगा तो बॉडी में क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है, इम्यूनिटी बना लेता है। अब जैसे ही कोई भी लाइव वायरस या लाइव बैक्टीरिया या लाइव पैथोजन आएगा, अटैक करेगा बॉडी पे, तो वो जाकर के क्या करती है, उसकी बॉडी होती है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस आएगा, वो उस पर अटैक करके उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर देगी। तो ये वैक्सीनेशन होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें लाइव वायरस, लाइव बैक्टीरिया या पैथोजन का क्या किया जाता है, लेकिन वो वीक होते हैं यानी अटेन्यूएटेड होते हैं, पैथोजन होंगे, किल्ड होगा, या टॉक्सोइड को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं। इसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें वैक्सीन लगाई जाती है। बात करते हैं अटेन्यूएशन की, तो अटेन्यूएशन एक प्रोसेस है रिड्यूसिंग द पैथोजेनिसिटी ऑफ पैथोजन फॉर वैक्सीनेशन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अटेन्यूएशन भी लिख लीजिए कि अटेन्यूएशन क्या होता है। तो अटेन्यूएशन का मतलब होता है इट इज ए प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा रिड्यूस द पैथोजेनेसिटी ऑफ पैथोजन की पैथोजेनेसिटी को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। पैथोजन की पैथोजेनेसिटी होती है उसको कम किया जाता है। वैक्सीनेशन के लिए जो पैथोजन यहाँ पर यूज किया जा रहा था उसकी पैथोजेनेसिटी को कम कर देते हैं। और पैथोजेनेसिटी को कम कैसे करते हैं, बार बार उसको, उस पैथोजन को कल्चर मीडिया से गुजारा जाता है, पास किया जाता है, जिसके द्वारा उसकी जो पैथोजेनेसिटी होती है, पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है, उसे नाम दिया जाता है तो पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी भी लिख लीजिए यहां पर, पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है डिजीज
प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, डिजीज को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उसे नाम दिया जाता है यहाँ पर पैथोजेनेसिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होगी, जिसमें डिजीज होती है उसको प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को पैथोजेनेसिटी के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर वायरुलेंस, एक और टर्म है वायरुलेंस। तो वायरुलेंस भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वायरुलेंस का मतलब क्या होता है। वायरुलेंस का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ डैमेज इज नॉन एज वायरुलेंस, कि किसी डिजीज में कोई जाकर के पैथोजन ने किस डिग्री का डैमेज किया है तो उसे नाम दिया जाएगा, डिग्री ऑफ डैमेज को नाम देते हैं, वायरुलेंस के नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं सबकी एक साथ में कि पीएनडीटी एक्ट आया था 1994 में, लेकिन इसको लागू किया था 1996 में। पीएनपीसीडीटी एक्ट आया 2004 में। बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की, तो इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, लाइव हो सकता है लेकिन वीक पैथोजन होगा, किल्ड पैथोजन हो सकता है, या फिर टॉक्सोइड को बॉडी में एडमिनिस्टर करवा करके उसमें इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। पूरी प्रोसेस को वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाएगा। जिसका एग्जांपल है इसमें कि वैक्सीन के द्वारा, बात कर लेते हैं इसमें वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं वैक्सीनेशन कहलाएगा। बात करें अटेन्युएशन की, तो अटेन्युएशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो पैथोजन होता है उसकी पैथोजेनेसिटी होती है, डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस किया जाता है, अटेन्युएशन कहलाएगा। बात करते हैं पैथोजेनेसिटी क्या होती है, तो पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है पैथोजेनेसिटी कहलाएगी। बात करें वायरुलेंस क्या होता है, तो वायरुलेंस का मतलब होता है अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस था या पैथोजन था, उसने जाकर के बॉडी में किस टाइप का या कितना डैमेज किया है, डिग्री ऑफ डैमेज को बताता है। तो यहाँ पर अलग अलग होता है, वायरुलेंस डिग्री ऑफ डैमेज को बताएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्वेश्चन में, एग्जाम में आने वाली हर टर्म यहाँ से पूछी जाती है, एक एक टर्म का आपको पता रहना चाहिए। कोई सी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आगे बढ़ते हैं कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना, और सोचना कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा था आपकी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा था आपकी तकदीर में। तो इससे बाद में अपन पढ़ते हैं जहां पर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले भी कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन जब अपन ने पढ़ा था उस टाइम में भी मैंने पढ़ाया था कि इम्यूनिटी कौन कौन से टाइप की जो वैक्सीन होती है कौन कौन सी टाइप होती है। तो इम्यूनिटी में जिस टाइम पे अपन ने इम्यूनाइजेशन पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन के दौरान जो इम्यूनिटी पढ़ी थी, इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े थे, उस टाइम भी अपन ने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि लाइव कौन सी होती है, किल्ड कौन सी होती है। और बात करें कि लाइव किल्ड, और उसके बाद में पढ़ी थी कि टॉक्सोइड कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है। तो उसके बारे में एक क्विक रिव्यू जल्दी से आप लिख लेना। मैं यहाँ पर वापस से आपको एक बार और समझा देता हूँ कि कौन सी लाइव वैक्सीन होती है, कौन सी किल्ड वैक्सीन होती है। तो लाइव वैक्सीन होती है वो लाइव अटेन्युएटेड वायरस होता है या पैथोजन होता है, इसमें अटेन्युएशन डन किया जाता है, पैथोजन को बार बार किसी कल्चर मीडिया से पास कराते हैं तो उसकी पैथोजेनेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो लाइव वैक्सीन, अब लाइव वैक्सीन में क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो लाइव बट अटेन्युएटेड होगा, लाइव बट अटेन्युएटेड पैथोजन, लाइव होता है लेकिन अटेन्युएटेड होगा, जिसमें डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन को जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, अगर उसमें लाइव वैक्सीन आपने दे दी है तो वो भी जाकर के क्या कर सकता है, जहां पर मरे हुए लोग होते हैं उनको भी ये जाकर के मार सकता है। जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है उसमें आपने दे दी है तो वो जाकर के क्या करेगा, उसकी इम्यूनिटी को और कम थी और आपने जाकर के अब इसमें इम्यूनिटी हुई, कमजोर होता है तो कमजोर के ऊपर कोई भी हावी हो जाता है तो ये भी जाकर उसमें डिजीज कर सकता है। तो लाइव वैक्सीन को याद करने के लिए जबरदस्त ट्रिक का नाम है बॉयज लव द क्राइम। बच्चा है जो क्या करता है, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम, बॉय है वो क्या करता है, प्यार तो करता है लेकिन किससे प्यार करता है, नालायक बच्चा है जो किससे प्यार करेगा, लव तो करता है लेकिन क्राइम से करता है। यहाँ पर क्राइम यानी अपराध होता है और अपराध से प्यार करता है। बड़ा ही बदमाश हो रहा है ये तो, कि ये प्यार कर बैठा है, दिल दे बैठा है, लेकिन दिल किसको दे बैठा है, क्राइम को दे बैठा है। यहाँ पर कि कभी ना कभी तो
यहाँ पर आपको याद रखना है बी से क्या होता है, बी से याद रखना है आपको बीसीजी वैक्सीन, और बीसीजी वैक्सीन होती है, क्या नाम दिया जाता है इसको, बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म की बात करें तो बैसिलस कालमेट ग्योरिन। इसका अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी की बैसिलस कालमेट ग्योरिन, इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्योरिन। और किसके लिए दी जाती है तो बीसीजी वैक्सीन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीसीजी की वैक्सीन होती है किस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, तो बीसीजी टीबी को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। बात करते हैं ओरल, ओ से होगा ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, और इसे नाम से जाना जाता है ओपीवी के नाम से जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और ओरल पोलियो वैक्सीन है उसे सैबिन के नाम से जानते हैं, जो सैबिन ने दी थी तो सैबिन वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन है जो लाइव वैक्सीन होती है। बात करें किल्ड की तो किल्ड होती है वो सैबिन के बाद में साल्क पोलियो वैक्सीन होगी, किल्ड वैक्सीन है। बात करते हैं वाई से तो वाई से होता है येलो फीवर की वैक्सीन होती है। यहाँ पर बात करें एल से तो ये सभी जो वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन है। बात करते हैं आगे यहाँ पर चलकर कि सी से क्या होगा तो सी से सी से होता है यहाँ पर चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है, चिकन पॉक्स। या बात करें कोविशील्ड, चिकन पॉक्स और कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में आप सभी को पता है कोरोना की वैक्सीन है कोविशील्ड की या कोविड की वैक्सीन है। आर से रूबेला वैक्सीन होती है, ये भी लाइव वैक्सीन है। बात करें आई से तो आई से होती है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा लाइव है वो भी एक लाइव वैक्सीन है। बात करें एम से तो मम्स होती है, मीजल्स होती है, मीजल्स मम्स रूबेला वाली वैक्सीन क्या है लाइव वैक्सीन है। एपिडेमिक टाइफस है, एपिडेमिक टाइफस, और एपिडेमिक टाइफस भी क्या होती है लाइव वैक्सीन होती है। तो यहाँ पर आपको सभी को लिख लेना है, यहाँ पर मीजल्स मम्स रूबेला वाली वैक्सीन है, मीजल मम्स रूबेला, तो ये सभी वैक्सीन क्या है लाइव वैक्सीन है। बात करते हैं बी से तो बीसीजी वैक्सीन बैसिलस कालमेट ग्यूरिन के नाम से जानते हैं, टीबी के प्रोटेक्शन के लिए, टीबी से बचाने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है बीसीजी वैक्सीन होगी। यहाँ पर बात करें ओरल पोलियो वैक्सीन की जिसे कि सैबिन वैक्सीन कहते हैं, ओरल सैबिन ने दी थी। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी के नाम से जानेंगे। येलो फीवर होती है, ये कौन सी वैक्सीन है लाइव वैक्सीन है। लव से सभी वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन है। चिकन पॉक्स है कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो कोरोना की या कोविड की वैक्सीन है कोविशील्ड वाली वो क्या है लाइव वैक्सीन है। जबकि बात करें कोवैक्सीन है वो क्या है किल्ड वैक्सीन है। रूबेला वैक्सीन हुआ, इन्फ्लुएंजा लाइव, मीजल्स मम और एपिडेमिक टाइफस, ये सभी जो वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन होती है। इसके बाद में बात करेंगे कि किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी वैक्सीन होती है, तो किल्ड वैक्सीन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने लाइव वैक्सीन के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना चाहता है, फिर अपन बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में कि किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है। तो किल्ड वैक्सीन के बारे में भी एक ट्रिक है कि परी चोर थी दिल्ली में परी है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने बात करी यहाँ पर कि बॉय लव द क्राइम, तो यहाँ पर बैठी बैठी नालायक लड़कियां कुछ है जो हंस रही थी यहाँ बैठी बैठी, तो उनसे मैं कह दूं कि यहाँ तक आपने देखा है बॉय के बारे में देखा है, लेकिन आप भी अपने सीट की पेटी बांध करके तैयार रहिए। अब आप नेक्स्ट नंबर आपका ही आने वाला है। तो कई नालायक लड़कियां जो यहाँ पर बैठी बैठी मुस्कुरा रही है उनको आगे पता नहीं है कि अब लपेटे में आने वाली है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लाइव के बारे में बात कर ली, तो लाइव के बारे में अपन बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे किल्ड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि किल्ड वैक्सीन क्या होती है। तो किल्ड वैक्सीन का मतलब होता है यहाँ पर कि किल्ड इसमें पैथोजन होता है और वो किल्ड पैथोजन को यूज किया जाता है वैक्सीनेशन के लिए या इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो पैथोजन होगा वो किल्ड पैथोजन होता है। तो बात करते हैं इसके लिए भी एक ट्रिक है और इसका नाम है ट्रिक का कि परी चोर थी, परी चोर थी दिल्ली में। तो परी चोर थी, कहां पर थी परी चोरी की, और चोरी भी कहां पर जाकर कर ली है दिल्ली में कर ली है। तो ये जाने वाली है काम से। तो परी ने बहुत ही ज्यादा परी थी, पापा की परियां यहाँ पर कान खोल करके सुन ले। जहां पर थोड़ी देर पहले जहां पर बॉय लव कर रहा था, क्राइम से कर रहा था क्योंकि आप कोई काम के नहीं थे, इसलिए बच्चे ने सोचा है, लव ने बॉय ने सोचा है कि अपन प्यार तो कर लेते हैं, क्राइम से कर लेते हैं क्योंकि लड़कियां कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने देख
लिया है। अब जैसे वो मुस्कुरा रही थी, आगे पता नहीं है कि आगे वाली क्लास में इनको भी लपेटा जाने वाला है आगे किल्ड वैक्सीन में। तो यहाँ पर परी थी जो पापा की परियां है, ध्यान से सुन लीजिए कि पापा की परी है वो चोरी तो करती है, लेकिन चोरी यहाँ पर दिल की चोरी ना करके उसने चोरी कर ली है। चोरी कहां पर करी है? राजधानी में जाकर के, दिल्ली में उसने चोरी कर ली है। अब राजधानी में चोरी करी है तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, और इसीलिए ये किल्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि पी से क्या होगा, पोलियो की वैक्सीन होती है। आपने देखा था उधर में ओपीवी थी, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी होती है, जिसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन पोलियो की वैक्सीन है, लेकिन कौन सी है? आईपीवी है, इनएक्टिवेटेड है। और इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन थी वो कौन सी वैक्सीन है? साल्क पोलियो वैक्सीन। तो साल्क पोलियो वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। बात करते हैं ए से, तो ए से आती है हेपेटाइटिस ए की और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, दोनों क्या होती है? किल्ड वैक्सीन होती है। अब हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो मेनली फीको ओरल रूट से फैलता है। बात करें बी सी और डी की, तो बी सी और डी होता है मेनली ये ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? पेरेंटल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आर से, तो जो रेबीज की वैक्सीन है, और रेबीज हो जाता है तो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है इसमें हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा, पानी से डर लगता है, जो कि अभी सर्दी में सभी के साथ हो रहा होगा। जब भी आप नहाने के लिए या जब भी पानी के आप कांटेक्ट में जाते हैं, तुरंत वापस से आकर के जल्दी से वापस दुबक करके बैठ जाते हैं अपनी रजाई में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे मस्त आराम से अपनी रजाई ओढ़ करके मस्त तरीके से आपको पढ़ना है। आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनका आपको ख्याल रखना है। बात करते हैं इन्फ्लुएंजा किल्ड की, तो इन्फ्लुएंजा किल्ड होता है यहाँ पर, तो इन्फ्लुएंजा में किल्ड आगे लगा हुआ है तो किल्ड वैक्सीन होगा। बात करते हैं चोर में, तो चोर में क्या आती है? कोलेरा की जो वैक्सीन होती है, कोलेरा वैक्सीन या कोवाक्सिन, कोलेरा और कोवाक्सिन वैक्सीन है, दोनों किल्ड वैक्सीन है। थी का मतलब होता है यहां पर टाइफोरल, टाइफोरल किल्ड जो वैक्सीन है वो भी कौन सी वैक्सीन है? टाइफोरल किल्ड है। ये भी क्या है? टाइफॉइड किल्ड या टाइफी जो वैक्सीन होती है, टाइफॉइड किल्ड या टाइफी जो वैक्सीन है, दोनों क्या है? किल्ड वैक्सीन है। दिल्ली का मतलब है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, डीपीटी की वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस की जो वैक्सीन है ये भी किल्ड वैक्सीन होती है। तो यहाँ पर किल्ड वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया है। हाथ लगे ही हाथ अपन को बता दूं कि कौन कौन सी टॉक्सोइड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, जो कि यहाँ पर बैक्टीरियल टॉक्सिन से या फिर जो पैथोजन टॉक्सिन रिलीज करते हैं, मेनली बैक्टीरिया, उनसे क्या होती है यहाँ पर वैक्सीन को बनाया जाता है। तो टॉक्सोइड होते हैं बैक्टीरिया वायरस के, जो बैक्टीरिया के मेनली टॉक्सिन होते हैं। एक्सोटॉक्सिन से यहाँ पर एक वैक्सीन रिलीज की जाती है, तो एक्सोटॉक्सिन से वैक्सीन बनाते हैं, इसे टॉक्सोइड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो टॉक्सोइड वैक्सीन को नाम याद करने के लिए तेरा दीवाना बनूंगा। अब यहाँ पर दोनों को समझ आ गया है, पापा की परी को समझ आ गया है कि चोरी नहीं करनी है, और पापा के जो परे हैं उनको भी समझ आ गया है कि प्यार करना है तो लड़की से करना है, दीवाना बनना है तो किसी लड़की का बनना है, या आप दीवाना बनना चाहते हैं तो अपनी किताबों का बनिए। तो यहाँ पर जो किताबें आपका साथ देगी हमेशा दोस्त बन करके, वो कोई और साथ नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको दीवाना बनना है तो अपनी किताबों का बनना है। अगर आज आप अपनी किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो आपको दीवाना बनना है तो किताबों का बनना है, तो तेरा दीवाना बनूंगा और तेरा दीवाना बनूंगा, तेरा दीवाना बनूंगा में क्या होता है? किताबों का बनना है आपको, क्योंकि किताबों के आज आप दीवाने हो गए तो आने वाली समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अगर आज आपने सर झुका करके पढ़ाई कर ली है तो आपके जिले में सबसे ज्यादा ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। तो तेरा दीवाना बनूंगा से बात होती है। बात करें तेरा से, तो तेरा से मतलब हो गया यहाँ पर टिटनस, टिटनस टॉक्सोइड वाली वैक्सीन होती है। ये क्या है? टॉक्सोइड वैक्सीन है। डिप्थीरिया टॉक्सोइड, डिप्थीरिया टॉक्सोइड वैक्सीन है, ये भी टॉक्सोइड वैक्सीन है। बात करें बनूंगा से, तो बोटुलिज्म होती है, बोटुलिनम, और बोटुलिनम है वो भी क्या है? टॉक्सोइड, डिप्थीरिया टॉक्सोइड, बोटुलिनम टॉक्सोइड, ये भी क्या होती है? टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। तो यहाँ पर क्या होती है?
डिप्थीरिया टॉक्सोइड, टेटनस टॉक्सोइड और बोटुलिनम टॉक्सोइड, ये सभी वैक्सीन होती है, टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। तो यहाँ पर अब दोनों को समझ आ गई है, लड़के को समझ आ गई है, पापा के परे को समझ आ गई है कि यहाँ पर क्या करना है, प्यार करना है, अपनी किताबों से करना है। और तो बॉयज क्या करेगा, लव करेगा, किससे करेगा, अब किताबों से करेगा, क्योंकि वो समझदार हो चुका है, उसे पता चल चुका है कि क्राइम करने की सजा बहुत ज्यादा गंभीर होती है और किसी तरीके का अपन को क्राइम नहीं करना है, अपने आप को एक अच्छा पर्सन बन करके रहना है। बात करें सोसाइटी में, अब पापा की परियों को भी यहाँ एक लाइन समझ में आ चुकी है कि आपको क्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, अगर चोरी करोगे तो मारे जाओगे, किल्ड वैक्सीन में आएगा। बात करें कि तेरा दीवाना बनूंगा मैं, तेरा दीवाना बनना है तो किसका बनना है, किताबों का दीवाना बनना है कि इसी उम्मीद के सहारे तो ये दरिया पार होगा, कभी ना कभी तो आपको भी आपकी किताबों से प्यार होगा। तो यहाँ पर अब दोनों क्या कर बैठे हैं, किताबों से प्यार कर बैठे हैं, दोनों किताबों के दीवाने बन गए हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो डील कर लिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में माइलस्टोन के बारे में। माइलस्टोन क्या क्या था, माइलस्टोन का मतलब होता है कि यहाँ पर किस तरीके से इम्यूनाइजेशन में आगे डे बाय डे इसकी खोज हुई, किस तरीके से इम्यूनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि माइलस्टोन, इम्यूनाइजेशन का माइलस्टोन कब स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले 1796 में क्या हुआ था, एडवर्ड जेनर ने 1796 में अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में, स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स होती है वो कौन सी माता रोग था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो स्मॉल पॉक्स थी वो किसे नाम दिया जाता है, बड़ी माता का स्मॉल पॉक्स है। जबकि बात करें छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स है। इसलिए यहाँ पर आप याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि स्मॉल पॉक्स है तो छोटी माता होगी, नहीं मेरे दोस्तों, स्मॉल पॉक्स होती है, यहाँ उल्टा है। तो स्मॉल पॉक्स होती है बड़ी माता है, लेकिन ये इरेडिकेट हो गया है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों से इरेडिकेट हो गया। तो इरेडिकेट कब हुआ इंडिया से, बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो 1978 में भारत से रेडिकेट हो गया। जबकि बात करें पूरे वर्ल्ड से इसको रेडिकेट कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया है, अब ये डिजीज नहीं पाई जाती है। तो 1980 में पूरे वर्ल्ड से ये क्या हो गई है, रेडिकेट हो गई है। तो आगे अपन बात करेंगे माइलस्टोन ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के माइलस्टोन के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट वैक्सीन थी, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में 1796 में क्या की थी, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में किसने वैक्सीन बनाई थी, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले 1796 में 1796 में सबसे पहले वैक्सीन की यहाँ पर खोज कर दी, सबसे पहली वैक्सीन बना दी एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने 1796 में 1796 में क्या कर दिया था, एडवर्ड जेनर ने क्या कर दी थी, इम्यूनाइजेशन स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, बड़ी माता के खिलाफ। तो स्मॉल पॉक्स को लिखना है बड़ी माता के खिलाफ, यहाँ पर इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मेनली यूज किया था, अभी जो अपन वायरस यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं, अटेन्यूएटेड होते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड, लेकिन यहाँ पर इसने लाइव वायरस का यूज किया था, बिल्कुल एकदम लाइव वायरस जो कि जाकर डिजीज पैदा करवा सकता है, वैसा वाला वायरस इसने डायरेक्ट पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके खिलाफ पहली बार वैक्सीनेशन किया, इम्यूनाइजेशन किया। तो इसे फादर ऑफ द इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन या फादर ऑफ वैक्सीनेशन के बाद में बात करेंगे आगे की यहाँ पर ईपीआई प्रोग्राम कब स्टार्टेड हुआ, यूआईपी प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में डेट पूछ ली जाती है कि ईपीआई स्टार्टेड कब हुआ, ईपीआई स्टार्टेड कब हुआ था। तो ईपीआई स्टार्टेड हुआ इन वर्ल्ड में, सबसे पहले स्टार्ट हुआ ईपीआई, और वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ, 1974 में। बात करते हैं इंडिया में ईपीआई कब स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में ईपीआई स्टार्ट हुआ था 1978 में इंडिया में ईपीआई आया। और ईपीआई की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ईपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईपीआई का फुल फॉर्म लिखिए एक्सपेंडेड प्रोग्राम
ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का एक्सपेंडेड प्रोग्राम था ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसे ईपीआई के नाम से जानते हैं। ये वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था 1974 में। बात करें इंडिया में कब स्टार्ट हुआ तो 1978 में ईपीआई को स्टार्ट किया गया था। आगे चलते हैं ईपीआई में, इसमें एमएमआर वैक्सीन थी और टाइफाइड की जो वैक्सीन थी वो नॉट इंक्लूडेड। तो यहां पर एक लाइन और लिख लीजिए आप, एमएमआर एंड टाइफाइड वैक्सीन, MMR and typhoid vaccine are not included in ईपीआई। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में मेजल्स, मम्प्स, रूबेला और टाइफाइड की वैक्सीन थी, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। बात करते हैं इसके बाद में सेकंड प्रोग्राम की, तो सेकंड प्रोग्राम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, ये कब आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया 1985 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। और यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया 1995 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एमएमआर को क्या कर दिया, वो इंक्लूड कर दिया। तो इन 1995 में, 19 नवंबर 1995 में, इन 19 नवंबर 1995, 19 नवंबर 1995 में एमएमआर इज included in यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 19 नवंबर 1995 को क्या कर दिया गया, एमएमआर को किसमें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड कर दिया गया। तो ये यहां पर आपको माइलस्टोन देखने को मिला है। बात करते हैं 15 अक्टूबर 1997 की, तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरसीएच प्रोग्राम कब आया था। तो आरसीएच प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड की बात करें कि आरसीएच प्रोग्राम कब आया, तो वर्ल्ड में आया था आरसीएच प्रोग्राम वहां पर 1995 में आया, 1995 में देखने को मिला। बात करते हैं कि इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में आरसीएच प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 15 अक्टूबर 1997। 15 अक्टूबर 1997 को इंडिया में आया। जबकि बात करते हैं वर्ल्ड में कब आया, पहले वर्ल्ड में आया था 95 में, बाद में 1997, 15 अक्टूबर 1997 को यहां पर किसमें आ गया, इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। अब आरसीएच को यहां पर चेंज करके, पहले एमसीएच था, एमसीएच को कन्वर्ट किया आरसीएच में, और आरसीएच को कन्वर्ट कर दिया गया है आरएमएनसीएच प्लस एमए, जो अपन ने थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले की क्लास में पढ़ा था कि आरएमएनसीएच प्लस ए क्या होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं आगे माइलस्टोन की। तो यहां पर अपन देखेंगे 5 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम स्टार्ट हुआ। तो बात सबसे ज्यादा अब इंपॉर्टेंट बात आती है एनआरएचएम के बारे में, हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनआरएचएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एनआरएचएम के बारे में पढ़ेंगे कि एनआरएचएम कब आया था। तो सबसे पहले 5 अप्रैल 2005 को क्या आया, 5 अप्रैल 2005 को सबसे पहले क्या आया था, यहां पर एनआरएचएम आया था। तो एनआरएचएम की फुल फॉर्म का पता करिए कि एनआरएचएम क्या होती है। एनआरएचएम का मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एनआरएचएम को चेंज करके एनएचएम कर दिया है, नेशनल हेल्थ मिशन, क्योंकि ये क्या कर दिया, अर्बन एरिया में भी चलाया जा रहा है, इसलिए रूरल को हटा करके एनएचएम कर दिया गया है। बात करते हैं एनआरएचएम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सन याद रखना, डेट याद रखनी है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, वो कब आया था, बात करें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया 5 अप्रैल
2005, 5 अप्रैल 2005 को क्या आया था? एनआरएचएम आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। वो कब आया था? तो एनआरएचएम था, सबसे पहले आया था 5 अप्रैल 2005 को। एंड अब इसको चेंज करके एनएचएम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एनआरएचएम इज कन्वर्टेड इन एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से। अब इसको जानते हैं। तो मेनली इसकी डेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनआरएचएम की, कि एनआरएचएम कब आया? 5 अप्रैल 2005 को याद रखना है। 2000 उसमें भी बहुत ज्यादा अब इसको कंफ्यूज किया जाता है, कभी 5 अप्रैल देते हैं, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, और उसकी जो सन होता है उसको चेंज करके पूछा जाता है। तो 5 अप्रैल 2005 आपको याद रखना है। बात करते हैं 1992 में CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। बात करें 1992 में आया था, 1992 की, तो 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया। तो यहां पर आपको लिखना है, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है CSSM क्या होता है? 1992 में आया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। कैसे, किस तरीके से चाइल्ड का सर्वाइवल होगा एंड मदरहुड को कैसे क्या करना है, सेफ रखना है। तो यहाँ पर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के बारे में बात करेंगे। CSSM के बारे में बात करते हैं। 1992 में आया था, 1992 में आया चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पर 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष आया था। 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014 को क्या आया? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष कब आया था? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष आया। बात करें 2017 में, तो 2017 में आया था यहां पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का नाम चेंज करके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कब आया? तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया था यहां पर मेनली 2017 में आया। तो इस तरीके से इम्यूनाइजेशन में किस तरीके से आगे डेवलपमेंट हुआ, इसे ही माइलस्टोन के नाम से जानते हैं। कब कौन सा प्रोग्राम आया था, इसे माइलस्टोन कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे थे, इम्यूनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए कि कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। अगर आपको वैक्सीनेशन करना है किसी बच्चे का, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है जिसमें आप वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी, जिसमें कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है जिसमें वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, तो वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन डील करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर करते रहे ताकि आने वाली हर क्लास में सभी को इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है कि लाइव वैक्सीन के बारे में। इन केस ऑफ द लाइव वैक्सीन के केस में या प्रेगनेंसी के केस में क्या क्या कौन कौन सी वैक्सीन होती है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो बात करते हैं इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला या भाभी जी प्रेग्नेंट है तो उसमें कौन सी केस में या प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन होती है जो अवॉइड करना है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जिसमें वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर प्रेगनेंसी के केस में ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और जो सभी लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के केस में। बट इफ गिवन, अगर आप देना चाहे, सभी लाइव वैक्सीन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर देने की जरूरत पड़ती है तो बट इफ गिवन, लेकिन देने की जरूरत पड़ती है तो येलो फीवर इसमें दे सकते हैं। येलो फीवर के अलावा कोई भी वैक्सीन यहाँ पर
प्रेगनेंसी के केस में नहीं देनी है। लाइव वैक्सीन होती है, प्रेगनेंसी के केस में नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन जरूरत पड़े तो येलो फीवर दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वैक्सीन होती है वो नहीं दे सकते हैं। बात करते हैं इन केस ऑफ एचआईवी, एचआईवी के कोई केस है, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस वाला केस है, एड्स का कोई केस है, तो उसमें क्या होती है, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो उसमें भी ऑल जो लाइव वैक्सीन होती है, सभी लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बट इफ गिवन, अगर देनी पड़े तो कौन सी दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में देनी पड़े तो क्या देंगे, येलो फीवर देंगे। लेकिन अगर यहां पर देनी पड़े एचआईवी के केस में तो बीसीजी की वैक्सीन दे सकते हैं। बीसीजी की वैक्सीन के अलावा सभी लाइव वैक्सीन होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन केस ऑफ एसिम्टोमेटिक। अगर इन केस ऑफ एसिम्टोमेटिक एचआईवी है जिसमें इन केस ऑफ एसिम्टोमेटिक एचआईवी का कोई केस है तो उस केस में क्या करना है, अगर एसिम्टोमेटिक एचआईवी का कोई केस है तो उसमें क्या करते हैं, यहां पर एसिम्टोमेटिक एचआईवी के केस में कौन सी वैक्सीन होती है, ऑल लाइव वैक्सीन आर गिवन, सभी लाइव वैक्सीन दे सकते हैं। लाइव वैक्सीन आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो उसमें लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। तो इन केस ऑफ द एसिम्टोमेटिक एचआईवी का केस है जिसमें सिम्टम नहीं आए हैं तो नो वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो किसी तरीके की कोई वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। तो यहां पर याद रखना है कि यहां पर सबसे पहले कि कोई भी केस ऑफ एसिम्टोमेटिक एचआईवी का केस है तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। बात करें इम्यूनो डेफिशिएंसी की या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन की, जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर है, या इम्यूनो डेफिशिएंसी है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है या जिसकी इम्यूनिटी है वो कमजोर है, उन पर्सन में भी क्या होती है, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो सभी जो लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो यहां पर सभी लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो सभी किसी तरीके की। अब देखिए बात करते हैं शुरू से कि सबसे पहले प्रेगनेंसी के केस में, तो प्रेगनेंसी के केस में सभी लाइव वैक्सीन होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसी तरीके की कोई लाइव वैक्सीन नहीं देनी होती है। लेकिन जरूरत पड़े देने की तो वहां पर लाइव वैक्सीन में येलो फीवर दे सकते हैं। बात करें एचआईवी के केस में, तो एचआईवी के केस में अगर सिम्टोमेटिक केस है तो सभी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, लेकिन देनी पड़े बीसीजी दे सकते हैं। बात करें एसिम्टोमेटिक एचआईवी का केस है जिसमें सिम्टम नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो उसमें किसी तरीके की लाइव वैक्सीन हो, किल्ड वैक्सीन हो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। लेकिन बात करें इम्यूनो डेफिशिएंसी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन की, तो ऑल लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। बात करें फीवर के केस में, तो फीवर के केस में जो टाइफॉइड वैक्सीन होती है, टाइफॉइड या टाइफोरल वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो यहां पर ऑन केस ऑफ फीवर के केस में क्या होगा, यहां पर ऑल टाइफॉइड वैक्सीन होती है, किसी तरीके की ओरल, ना तो आप टाइफॉइड लाइव दे सकते हैं ना टाइफोरल किल्ड वैक्सीन देते हैं। तो ऑल केस ऑफ फीवर के केस में ऑल टाइफॉइड वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, सभी टाइप की जो टाइफॉइड वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। बात करते हैं इसके बाद में कि यहां पर किसी को डायरिया है, तो डायरिया के केस में किसी तरीके की कोई वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। इन केस ऑफ द बर्थ वेट, अब डायरिया का कोई नहीं पूछेगा कि डायरिया के केस में कोई सी वैक्सीन है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। लेकिन बात करें इन केस ऑफ बर्थ वेट, जिसका बर्थ वेट था जिस बेबी का या नियोनेट का बर्थ वेट है वो लेस देन
लेस देन 2000 ग्राम, 2000 ग्राम से या 2 kg से कम होता है या 2 किलो से, अगर किसी नियोनेट का वेट है वो 2000 ग्राम या 2 किलो से कम है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी की जो जीरो डोज होती है, हेपेटाइटिस बी जीरो डोज, हेपेटाइटिस बी की जो जीरो डोज होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो यहां से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा कि वो कौन सी वैक्सीन होती है जो बच्चे का जन्म है, बच्चे के जन्म का जो वेट होता है, अगर नियोनेट का जो वेट होता है वो 2000 ग्राम या 2 किलो से कम होता है, तो उसमें कौन सी वैक्सीन होती है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो हेपेटाइटिस बी की जो जीरो डोज होती है, जो जन्म के समय पर हेपेटाइटिस बी का जीरो डोज देते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी उस नियोनेट में जिसका वेट है 2000 ग्राम से या 2 किलो से कम होता है। तो उस केस में क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, हेपेटाइटिस बी की जीरो डोज उसमें नहीं देते हैं। आगे अपन बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी की अपने जीरो डोज नहीं दी है, तो उसके बाद में अपन को बात करते हैं इन केस ऑफ एपिलेप्सी के केस में, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजी और एपिलेप्सी के केस में कौन सी वैक्सीन होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है, वो नहीं देते हैं, क्योंकि ये जाकर के क्या करवा सकती है, पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है वो क्या करवा सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर सकती है। तो यहाँ पर मेनली पर्ट्यूसिस होगी, एपिलेप्सी या कन्वर्जन ला सकती है, और वो कितने में लाती है यहाँ पर, तो वहां पर एक केस देखने को मिलता है 1,70,000 लोगों में जब पर्ट्यूसिस लगाते हैं, तो उसमें से एक केस में क्या करवा सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करवा सकती है। तो बात करेंगे अपन आगे कि यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखने को मिलेगा। तो इन केस ऑफ द एपिलेप्सी, साथ के साथ आपको एक एक क्वेश्चन यहां से लिखना है। इन केस ऑफ एपिलेप्सी, यहां पर एक एक क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इन केस ऑफ एपिलेप्सी के केस में कौन सी वैक्सीन होती है, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को क्या कहते हैं, यहां पर आपका काली खांसी के नाम से जानते हैं। तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या एपिलेप्सी है, तो उन केस में, इन केस ऑफ एपिलेप्सी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और किस केस में, एपिलेप्सी के केस में क्या होती है, पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कि यहाँ पर पर्ट्यूसिस वैक्सीन को नहीं दे सकते हैं। इन केस ऑफ एग एलर्जी, जिलेटिन एलर्जी हो, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है, या एग से रिलेटेड, एग से इंजरी है, एग से एलर्जी है, जिलेटिन से अगर किसी टाइप का कोई एलर्जी है, या फिर नियोस्टिगमाइन से, नियोमाइसिन से एलर्जी होती है, तो उन केस में एमएमआर की वैक्सीन आती है, और आईपीवी होती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, वो क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो नेक्स्ट आप स्टार मार्क लगाइए कि इन केस ऑफ एलर्जी टू जिलेटिन, जो अंडे में आता है जिलेटिन हुआ, जिलेटिन से एलर्जी है, नियोमाइसिन से एलर्जी है, यहां पर केस ऑफ द एलर्जी टू जिलेटिन से किसी टाइप का एलर्जी है, नियोमाइसिन से एलर्जी है, या बात करें कि यहां पर एग एलर्जी है, एग से एलर्जी है, जिलेटिन से एलर्जी है, नियोमाइसिन से एलर्जी है, तो यहां पर मेनली जो वैक्सीन होती है वो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन होगी, एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला। एंड जो वैक्सीन होती है मीजल्स की मम्स और रूबेला, इनकी जो वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एंड जो आईपीवी होती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और जिसे कि साल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं, मीजल्स मम्स रूबेला, आईपीवी, ये सभी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इन केस ऑफ जिलेटिन के केस में नियोमाइसिन से एलर्जी है या एग से एलर्जी है, तो इन सभी कंडीशंस में क्या होती है, एमएमआर और आईपीवी की जो साल वाली वैक्सीन आती है वो सभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। टू वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टुगेदर। येलो फीवर और उसके साथ कोलेरा को कभी भी एक साथ नहीं देना है। तो two vaccines are not given together। एक साथ में दो ऐसी वैक्सीन है जिनको
कभी नहीं देते हैं। तो फर्स्ट है येलो फीवर की एंड कोलेरा की। येलो फीवर एंड कोलेरा की जो वैक्सीन होती है उनको कभी भी एक साथ नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि येलो फीवर और कोलेरा की वैक्सीन होती है, ये जाकर के क्या करवा सकती है, एक साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में यहाँ पर सेंसिटिविटी कर सकती है। तो यहाँ पर येलो फीवर और कोलेरा की वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं देते हैं। जो सिंगल कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द किल्ड वैक्सीन, अब ये सभी जो लाइव वैक्सीन है इनके बारे में अपन ने मेनली बात करी। बात करते हैं कि सिंगल वन कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर एक ही लाइन में पूछा जाए सिंगल वन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन का सिंगल वन एक कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दीजिए, तो उसका आपको जवाब देना है कि प्रीवियस डोज से, इफ प्रीवियस डोज से क्या हुआ है, अगर मान लीजिए पहले कोई किल्ड वैक्सीन लगाई थी उस डोज से प्रीवियस डोज से क्या हो गया, या तो कोई जर्नल एंड लोकल रिएक्शन, अगर किसी तरीके की लोकल और जनरल रिएक्शन हुई है प्रीवियस डोज से, तो अब उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कि वहां पर किल्ड वैक्सीन नहीं देना है। एक सिंगल कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है मेनली आपका किल्ड वैक्सीन, इसीलिए ज्यादा यूज करते हैं, जल्दी से लगा देते हैं, किसी तरीके का कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है, सोचने समझने की में आवश्यकता नहीं है, आया है उसमें लगाने का टाइम है तो लगा सकते हैं। लेकिन सिंगल कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है किल्ड वैक्सीन का। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि प्रीवियस डिजीज में जो प्रीवियस डोज दी थी उससे अगर पर्सन में जनरल और लोकल किसी टाइप का सेंसिटिविटी या रिएक्शन हुई है या सेंसिटिविटी हुई है तो उन पर्सन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किल्ड वैक्सीन। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा। आपने वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ लिए, अब बात करते हैं इसके बारे में कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कि कौन सी वैक्सीन से कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में। किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या करवा सकती है, यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट है किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जाकर के क्या कर सकती है यहाँ पर, तो ये जीबी सिंड्रोम कर सकती है, गुलियन बारे सिंड्रोम कर सकती है। और गुलियन बारे सिंड्रोम मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन ये रेयर देखने को मिलेगा, बहुत ही कम करती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, करवा सकती है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं अगर आपने किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी है तो। यहाँ पर दो टर्म होती है, साइड इफेक्ट एंड दूसरा होता है एडवर्स इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट का मतलब होता है जो डोज होती है उसकी जो एग्जैक्ट डोज से जो उसके इफेक्ट आते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, अगर आपने डोज दी है तो आएंगे ही आएंगे, साइड इफेक्ट कहलाता है। लेकिन बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है आपने अगर ज्यादा डोज दे दी है, ज्यादा एक्सेसिव डोज देती है, तो उसकी वजह से जो लिमिटेड आएंगे, जो ज्यादा आते हैं उन्हें एडवर्स कहते हैं। एडवर्स का मतलब ही होता है कि ज्यादा आ जाना, उन्हें आप डोज कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट डोज देकर के उनको रोक सकते हैं। तो आपने बात कर ली है, अगर किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जीबी सिंड्रोम करवाएगी, और लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है तो माइल्ड टू मॉडरेट फीवर कर सकती है, अर्टिकेरिया कर सकती है। तो जीबी सिंड्रोम का मतलब होता है गुलियन बार सिंड्रोम। इसमें क्या देखने को मिलता है, ये मेनली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरोग्लिया होती है या माइलिन शीथ होते हैं, माइलिन शीथ का क्या हो जाता है, उसमें डिमाइलिनेशन होने लग जाता है न्यूरॉन का, जिसमें मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होगा। इसमें असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलती है, स्टार्ट होता है लोअर लिम्ब से, धीरे धीरे बढ़ता हुआ आता है, जाकर के जब डायफ्राम को इन्वॉल्व कर लेता है, डायफ्राम की मसल्स होती है वो पैरालाइसिस हो जाती है, रेस्पिरेटरी सीज हो जाता है, और उसमें सडन क्या देखने को मिल सकती है, वहां पर डेथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन सीज, तो यहाँ पर मेनली डेथ हो सकती है, वेंटिलेटर पर डालने की आवश्यकता होती है। ऐसे कंडीशन में बात कर लेते हैं कि लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में। लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या करती है, बात करें कि माइल्ड टू मॉडरेट फीवर कर सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर आएगा, और अर्टिकेरिया
अर्टिकेरिया करवा सकती है। अर्टिकेरिया का मतलब होता है कि यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल रेडिश कलर के चकते बन जाते हैं, स्मॉल रेडिश कलर के रैसेस बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो अर्टिकेरिया करवा सकती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ओपीवी के बारे में, ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन, और उसमें भी जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है टाइप 3 वायरस में जो टाइप 3 होता है वो जाकर के वीएपीपी करवा सकता है। वीएपीपी का मतलब होता है यहां पर वीएपी करवा सकता है। वीएपीपी का मतलब होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। तो वीएपीपी का मतलब लिखिए यहां पर वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो करवा सकती है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ओपीवी की साइड इफेक्ट होता है टाइप 3 वायरस की वजह से होगा, वीएपीपी करवा सकता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो करवा सकता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि मजल्स, मम्स, रुबेला, एमएमआर और मीजल्स क्या करवा सकती है, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकती है। तो यहां पर एमएमआर क्या करवा सकती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टीएसएस करवा सकती है, और टीएसएस अपन ने अच्छी तरीके से कब पढ़ा था, जब अपन ने पढ़े थे यहाँ पर बैरियर मेथड में कंबाइंड मेथड पढ़े थे, वेजाइनल स्पंज पढ़ा था, टूडे पढ़ा था, डायफ्राम डस्ट कैप पढ़ी थी। उस टाइम भी पढ़ा था कि टीएसएस करवा सकती है अगर 24 घंटे से ज्यादा आपने वेजाइनल डस्ट कैप या फिर वेजाइनल स्पंज टूडे को इंसर्ट करके रखा है वेजाइना में या सर्विक्स में, तो वो जा करके क्या करवा सकते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकती है। पर्ट्यूसिस की बात करें, पर्ट्यूसिस अपन ने पहले भी बात किया था कि यहां पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करवा सकती है पर्ट्यूसिस की वजह से। तो पर्ट्यूसिस क्या करेगा, पर्ट्यूसिस क्या करवाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कितना देखने को मिलेगा, इसका रेयर होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एपिलेप्सी है तो डीपीटी में से उसको पी हटा करके केवल डीटी देते हैं, डिप्थीरिया और टॉक्सोइड देंगे, उसमें से टिटनस देते हैं, डिप्थीरिया देते हैं, पर्ट्यूसिस नहीं देते हैं, डीटी की डोज देते हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर या पर्ट्यूसिस होता है। तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कब कितने में करवाएगा, 1:1,70,000 में से केवल और केवल एक पर्सन में क्या देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करवा सकता है। बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी क्या करवा सकती है, शॉक करवा सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी करवा सकती है। तो यहां पर हेपेटाइटिस बी भी लिख लीजिए। हेपेटाइटिस बी क्या करवा सकती है, पहला तो ये शॉक करवा सकती है, सेकंड नंबर पे हाइपर सेंसिटिविटी करवा सकती है, शॉक करवा सकती है। तो इस तरीके से आपने साइड इफेक्ट पढ़ लिया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड पढ़ लिया था, कौन कौन सी वैक्सीन होती है, कब कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कब नहीं दे सकते हैं, और कब ये अगर देते हैं तो इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट आता है, इन सबके बारे में आपने स्टडी कर ली है। अब इसके बारे में आप सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब कब कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन से रूट से देते हैं, कितना उसका डोज होता है, कब टाइम उसका कब होगा, और कहां पर ये वैक्सीन लगाई जाती है, इन सभी के बारे में एक जल्दी से क्विक रिव्यू लेंगे। तो यहां पर आप सभी विद्यार्थी अपनी पेटी बांध करके यहाँ पर तैयार रहे, सीट की पेटी लगा करके, सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाइए। आपके सामने बहुत ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रखने वाला टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन के सामने हेडिंग डाल लीजिए शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो उससे पहले सबसे पहले आपको इसमें 6 ब्रैकेट बनाने हैं। एक में लिखना है एज लिखनी है, दूसरे में कौन सी वैक्सीन देते हैं, कब देते हैं, डिजीज कौन सी के लिए प्रिवेंट करेगा, डोज कितनी होती है, रूट कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एज लिख लीजिए कि टाइम कब देंगे। उसके बाद में बात करते हैं
एज के बाद में कि यहाँ पर कब दी जाती है, वैक्सीन कौन सी होती है, तो एज के बारे में लिखना है बाद में कि वैक्सीन कौन सी होगी। वैक्सीन के बाद में डिजीज से कौन सी डिजीज से ये प्रिवेंट करती है, डिजीज के बाद में इसका जो डोज होता है वो कितना डोज देखने को मिलेगा, और रूट क्या होता है, डोज के बाद में देखना है कि रूट क्या होगा, कि रूट कौन से रूट से देते हैं, और इसकी साइट क्या होगी, कौन सी साइट पर देते हैं, रूट कौन सा होगा। तो ये सभी आपको 6 टाइप में बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। आप इसका मैं बाद में साइट दे दूंगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एट बर्थ, एज में बात करेंगे कि एट बर्थ बर्थ पर कौन कौन सी वैक्सीन होती है, लगाई जाती है। तो बर्थ पर जो वैक्सीन लगाते हैं, सबसे पहले वैक्सीन लगाएंगे बीसीजी। बीसीजी की जो डायरेक्ट डोज होती है, बीसीजी, और बीसीजी कब लगा सकते हैं, अप टू डायरेक्ट बीसीजी होती है, और डायरेक्ट बीसीजी ये कब तक लगा सकते हैं, तो अप टू 1 ईयर तक इसको लगाया जा सकता है। तो बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में, अप टू 1 ईयर तक लगा सकते हैं। एट बर्थ पर अगर आपको डोज लगानी है तो ये बचाती है, टीबी से बचाएगी, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन करती है, टीबी नहीं होने देती है। बात करते हैं डोज की, तो डोज होती है एट बर्थ इसकी जो डोज देखने को मिलेगी 0.05 ml लगाते हैं। रूट होता है वो आईडी रूट से लगाएंगे, और आईडी रूट में कहां पर लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। आईडी इंट्राडर्मल रूट होता है 0.05 ml। याद रखना है एट बर्थ जब जन्म के समय पर डायरेक्ट बीसीजी लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, 0.05 ml लगाते हैं, टीबी से प्रिवेंट करती है। बीसीजी कब तक लगा सकते हैं, अप टू 1 ईयर तक लगा सकते हैं। बात करते हैं सेकंड की, कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी की डोज होती है वो 0 डोज यहां पर लगानी है। तो 0 डोज लगाएंगे हेपेटाइटिस बी की, और हेपेटाइटिस बी की 0 डोज कब तक लगा सकते हैं, तो विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में क्या लगानी है, हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगानी है। लेकिन अपने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर बच्चे का वजन या नियोनेट या न्यूबॉर्न का वेट है वो 2000 ग्राम से कम है या 2 किलो से कम है, तो हेपेटाइटिस बी की जो 0 डोज होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो हेपेटाइटिस बी की जो 0 डोज लगाते हैं विद इन 24 आवर्स में लगाएंगे। बात करें कि डिजीज कौन सी से प्रिवेंशन करती है, हेपेटाइटिस बी से करती है, जो कि मेनली ब्लड बोर्न या पैरेंटल रूट से फैलता है। बात करते हैं डोज की, 0.5 ml देखने को मिलेगा। रूट होता है IM रूट से देते हैं, वास्टस लैटरलिस मसल्स में देंगे। जब भी आप बात, अब यहां से एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि जो बच्चों में 3 साल तक के इन्फेंट और जो 3 साल तक के चाइल्ड होते हैं उनमें IM इंजेक्शन लगाया जाता है। कहां पर लगाएंगे, तो उसकी जो साइट होती है 3 साल तक के बच्चों में, वहां पर थाई में लगाते हैं। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, थाई का जो मिड थाई होता है उसके लेटरल और इनर एस्पेक्ट में यहां पर लगाते हैं। तो इनर और आउटर एस्पेक्ट यहां पर मेनली कहां पर लगाया जाएगा, तो यहां पर वास्टस लैटरलिस मसल्स में लगाते हैं। लैटरलिस मसल्स हो तो कहां होती है, वास्टस लैटरलिस मसल थाई में होगी। और हेपेटाइटिस बी कौन सी थाई में लगाते हैं, लेफ्ट थाई में इसको लगाया जाता है। तो यहां पर वास्टस लैटरलिस मसल्स में लगाते हैं, और जो कि आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई में पाई जाती है। तो आउटर एस्पेक्ट में यहां पर हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगाएंगे। बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की लगा दी, बीसीजी की लगा दी, इसके बाद में जो नेक्स्ट डोज आती है ओपीवी की डोज लगाते हैं। और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज लगाएंगे। और ये क्या होती है, कब तक दे सकते हैं, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, या बात करें फर्स्ट 15 डेज में लगा सकते हैं। तो फर्स्ट 15 डेज में दे सकते हैं। सबसे पहले आपको हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगानी है। सबसे पहले पैदा होते हैं तो क्या लगाना है, उसमें विटामिन के लगाते हैं। और विटामिन के क्यों लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन के ब्लीडिंग के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। बात करते हैं ओपीवी की 0 डोज विद इन 15 डेज में लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, उसी के नीचे लिखिए कि विद इन या फर्स्ट 15 डेज। तो
ओपीवी की 0 डोज होती है फर्स्ट 15 डेज में लगा सकते हैं। किससे बचाती है? पोलियो से ये रक्षा करती है बच्चे की। बात करें कितनी देते हैं? 2 ड्रॉप्स देंगे, 2 बूंद जिंदगी की। आपने सभी ने सुना हुआ है, अमिताभ बच्चन बूढ़ा हो गया प्रचार कर करके बेचारा कि 2 बूंद जिंदगी की पिलानी है और बच्चे को पोलियो से बचाना है। तो रूट कौन सा देते हैं? रूट की बात करें तो यहाँ पर ओरल रूट होगा और ओरल में क्या देते हैं? माउथ से इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी साइड माउथ में डालेंगे, 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं। पहले तो यहाँ पर 5 रुपए दिए जाते थे, पब्लिक दूसरों के बच्चों को ले लेकर के खूब पिलाने भगती थी। आगे बात करते हैं, ये बर्थ के टाइम पे दे दी। अब बर्थ के बाद में 6, 10, 14 पर देंगे। तो 6, 10, 14 पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? तो बात करते हैं 6 वीक की, और 6 वीक को कहा जाता है 1.5 मंथ कहते हैं। यानी 1.5 महीने पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? तो 1.5 महीने पर भी आपकी बीसीजी वैक्सीन अगर आपने जन्म के समय नहीं दी है तो बीसीजी वैक्सीन नॉट गिवन एट बर्थ टाइम। तो इसका जो डी सबसे पहले लगाते हैं बीसीजी, और बीसीजी कब देते हैं? इफ नॉट गिवन, नॉट गिवन अगर बीसीजी नहीं दी है एट बर्थ टाइम, बर्थ के टाइम पर बीसीजी नहीं लगा पाए तो आपको क्या करना है? 6 वीक पर लगा देना है। और 6 वीक पर ये क्या करेगी? टीबी से बचाएगी। लेकिन इसकी डोज होती है वो 0.1 ml होगी, ये आपको ध्यान रखना है। डोज होती है जन्म की डोज से डबल हो जाएगी तो 0.05 ml प्लस 0.05 ml होती है, 0.1 ml यहाँ पर लगाना है। रूट वही आईडी रहेगा और आईडी में वही कहां पे लगाना है? लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगानी है। आगे इससे बढ़ते हैं तो आगे जब अपन बढ़ेंगे तो उसके आगे बात करते हैं बीसीजी की डोज लगा दी, उसके बाद में ओपीवी फर्स्ट लगानी है, पेंटावेलेंट फर्स्ट लगाना है, रोटा वायरस की फर्स्ट लगानी है, एफआईपीवी और पीसीवी की फर्स्ट डोज देनी है। तो यहां पर बात करते हैं कि आपने लगा दिया है। इसके बाद में हेपेटाइटिस तो सभी इसी में आ जाएगी, पेंटावेलेंट में। बात करते हैं ओपीवी की फर्स्ट डोज लगानी है, बीसीजी की डोज लगा दी, ओपीवी की डोज लगानी है, रोटा वायरस की फर्स्ट डोज लगानी है। तो बात करते हैं ओपीवी फर्स्ट, रोटा वायरस फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट, एफआईपीवी फर्स्ट, पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन की फर्स्ट डोज। 5 वैक्सीन लगाते हैं। पहले बीजीसी हो गया, सॉरी यहाँ पर बीसीजी है ये दोस्तों, यहाँ पर बीसीजी। तो यहाँ पर ओपीवी की फर्स्ट डोज लगाएंगे। और ओपीवी क्या करेगी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं नहीं लिखाऊंगा। ओपीवी किससे प्रिवेंशन करेगा? पोलियो से। रोटा वायरस किससे बचाती है? तो यहाँ पे डायरिया से प्रिवेंशन करेगी रोटा वायरस। बात करते हैं पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट यहाँ पर 5 से मिलकर बनी हुई होती है। पेंटावेलेंट में क्या देखने को मिलेगा? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी की होती है, और यहां पर हिब, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा बी होता है, उससे मिलकर बनी हुई होती है। तो 5 डिजीज से बचाएगी पेंटावेलेंट। एक ही वैक्सीन में काम हो जाता है, पहले 5 लगानी पड़ती थी, लेकिन अब इसका जैसे ही अपडेटेड हुआ, डेवलपमेंट हुआ, 5 को एक में मिला करके एक ही वैक्सीन से 5 डिजीज प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब से ये प्रिवेंशन करती है। बात करते हैं एफआईवी की। एफआईपीवी का मतलब होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है किससे बताती है? तो पोलियो माइलाइटिस। पोलियो माइलाइटिस का मतलब होता है पोलियो। बात करें पीसीवी की तो न्यूमोकोकल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें कि ओपीवी की जो डोज होती है, ओपीवी का डोज क्या होगा? तो ओपीवी का डोज होता है वही 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की पिलानी है। आगे बात करें रोटा वायरस, तो रोटा वायरस की 5 ड्रॉप पिलानी होती है, 5 ड्रॉप देनी है रोटा वायरस की, 2 बूंद पिलानी है, 2 ड्रॉप पिलानी है। ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं पेंटावेलेंट की, तो पेंटावेलेंट में वही 5
ml देंगे। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पोलियोमाइलाइटिस के लिए FIPV देते हैं, तो FIPV की जो फर्स्ट डोज होती है वो दी जाती है। यहाँ पर कितनी देंगे मेरे दोस्तों, तो 0.1 ml देते हैं, और जो पीसीवी होती है वो 0.5 ml देखने को मिलेगी। तो ये इनकी डोजेज होती है। बात करते हैं ओरल पोलियो, तो ये देंगे ओरली देते हैं। बात करें डायरिया, डायरिया भी ओरल पिलाते हैं। बात करते हैं डीपीटी की, तो वही किसमें देंगे, इंट्रामस्कुलर देते हैं। इंट्रामस्कुलर में कौन सा रूट, वास्टस लैटरलिस, आउटर मसल्स ऑफ द थाई, थाई की जो आउटर एस्पेक्ट होता है मिड थाई का, लेफ्ट थाई में ही देंगे। बात करें पोलियोमाइलाइटिस की, तो FIPV होती है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होगा, आईडी देते हैं। राइट अपर आर्म में देंगे तो FIPV देते हैं, आईडी देते हैं। आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल देंगे, और इंट्राडर्मल में राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म में देते हैं। बात करें न्यूमोकोकल की, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, IM लगाई जाती है, वास्टस लैटरलिस में लगाएंगे। लेकिन राइट लेफ्ट की जगह आप कौन सी थाई यूज करनी है, तो वास्टस लैटरलिस में राइट थाई में लगाते हैं। तो यहां पर वास्टस लैटरलिस, वास्टस लैटरलिस में राइट थाई में लगाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पीसीवी होती है राइट थाई में लगाते हैं, बाकी जो हेपेटाइटिस बी और पेंटावैलेंट होती है ये लगाई जाती है लेफ्ट थाई में, वास्टस लैटरलिस मसल्स में, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई के आउटर एस्पेक्ट में लगाते हैं। बात करते हैं BCG की, तो यहाँ पर अपर आर्म में लगाएंगे, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। तो ये है लेफ्ट अपर आर्म, ओरल होती है, ये दोनों माउथ से दी जाती है। IM लगाएंगे डीपीटी की, तो वही वास्टस लैटरलिस मसल्स में लगाएंगे। लेकिन आईडी लगाते हैं FIPV, आईडी लगाएंगे राइट अपर आर्म में लगाते हैं। तो यहां पर आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो जल्दी से 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि 10 वीक पर या 2.5 मंथ पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो यहाँ पर 10 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, वही OPV होगा, OPV की सेकंड डोज लगाएंगे, रोटा वायरस की सेकंड डोज लगाएंगे, पेंटावैलेंट की सेकंड डोज लगाते हैं, FIPV और PCV यहाँ पर नहीं लगाते हैं, ये डायरेक्ट अपन 14 वीक पर लगाएंगे। उसके बाद में अपन को ये देनी है, तो यहाँ पर 3 वैक्सीन लगानी है अपन को, OPV की सेकंड डोज, पेंटावैलेंट सेकंड डोज एंड रोटा वायरस की सेकंड डोज। तो जल्दी से आप इसको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसको आप मिटा लीजिए। मैं आगे बढ़ाता हूं इसको कि कौन कौन सी इसमें डिजीज में कौन कौन सी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है, क्लास लंबी होती जा रही है, मेरे को भी ड्यूटी जाने का टाइम होता आ रहा है। तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको लिखना है यहाँ पर कि कौन कौन सी वैक्सीन कौन कौन से टाइम पर लगाते हैं। तो यहाँ पर अपन 6 वीक तक पहुंच गए, अब 6 वीक के आगे बढ़ेंगे 10 वीक, फिर 14 वीक और कब ईयर्स पर पहुंचेंगे पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा अभी पैदा हुआ था और कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आपको हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और पूछे जाने की संभावना है बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं, कि आप तैयार है? 8 वर्ष से आगे बढ़ते हैं, अपन पहुंच चुके हैं। बच्चे को आपने कितने वीक का कर दिया है, 10 वीक का कर दिया है। यहाँ पर 10 वीक की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 2.5 मंथ का हो गया है, यहाँ पर 2.5 मंथ का बच्चा हो गया है। तो यहाँ पर OPV की आपको सेकंड डोज लगानी है। बात करें रोटा वायरस की सेकंड डोज लगाएंगे। बात करें पेंटावैलेंट की, तो पेंटावैलेंट सेकंड, तो यहाँ पर 3 वैक्सीन लगाते हैं, OPV सेकंड, रोटा वायरस सेकंड एंड क्या होगा पेंटावैलेंट सेकंड। तो यहाँ पर 10 वीक पर लगाएंगे। वही बात करें OPV तो डिजीज होगा, पोलियो होगी, जो जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए, आपको पता है ये डायरिया से बचाती है रोटा वायरस। बात करते हैं पेंटावैलेंट, तो वही DPT से, हेपेटाइटिस बी,
एंड हिप से बचाएगा इन्फ्लुएंजा बी वायरस से। बात करते हैं डोज कितनी होती है, तो वही 2 बूंद जिंदगी की, 5 बूंद यहाँ पर रोटा वायरस की, 5 ड्रॉप देखने को मिलेगी। बात करते हैं डीपीटी की तो 0.5 ml देखने को मिलेगी। इससे आगे बढ़ते हैं, पोलियो में रूट वही होगा, ओरल रूट से देते हैं, इसको भी ओरल रूट से देंगे रोटा वायरस को, और ये आईएम लगाते हैं। बात करें वो माउथ में देते हैं तो माउथ से देंगे साइड में, ये भी ओरल वायरस वाली है, सभी माउथ से देते हैं। ये लेफ्ट थाई में देंगे, और कहां पर देते हैं, वास्टस लैटरलिस, वास्टस लैटरलिस मसल्स में लगाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आगे आपको अब बार बार में मैं डिजीज नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आपको याद हो चुकी है अच्छी तरीके से डिजीज। बात करते हैं 14 वीक पर, तो 14 वीक पर क्या क्या लगाया जाता है, तो 14 वीक में मैं बात करूं तो ओपीवी की 3rd डोज हो गया, यहाँ पर 3rd डोज लगानी है सभी की, ओपीवी की लगा दो, रोटा वायरस की 3rd डोज लगा दो। बात करें पेंटावेलेंट की 3rd डोज लगा दो। बात करते हैं यहाँ पर एफआईपीवी की 2nd डोज, पीसीवी की 2nd डोज लगाते हैं। तो यहाँ पर वही ओपीवी क्या करेगा, पोलियो से बचाती है ओपीवी, 2nd नंबर पे डायरिया से बचाएगी रोटा वायरस, 3rd नंबर पे है ये क्या करती है, वही हेपेटाइटिस डीपीटी से, और हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा से, डीपीटी हेपेटाइटिस बी एंड हिब से बचाती है। बात करते हैं एफआईपीवी की, तो पोलियो माइलाइटिस से बचाएगी। बात करें पीसीवी की तो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से बचाती है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर डिजीज के बाद में डोज, तो डोज तो वही 2 ड्रॉप, यहाँ पर आपको याद हो चुका है 2 बूंद जिंदगी की, यहाँ पर रोटा वायरस में 5 ड्रॉप पिलानी है। बात करते हैं डीपीटी में, तो यहाँ पर 0.5 ml देंगे पेंटावेलेंट का। पोलियो माइलाइटिस में यहाँ पर एफआईपीवी की देते हैं 0.1 ml, आईडी देंगे। न्यूमोकोकल में 0.5 ml देते हैं, यहाँ पर आईएम देंगे। आईएम में कहाँ देते हैं, यहाँ पर आईएम देंगे, और आईएम में कहां पर दी जाती है, तो यहां पर एफआईपीवी देते हैं, पीसीवी देते हैं, वो वास्टस लैटरलिस मसल्स में एफआईपीवी हो गया। कहां पर देंगे, तो एफआईपीवी को दिया जाता है वास्टस लैटरलिस में देंगे, लेकिन राइट थाई में देते हैं। तो यहां पर आईएम देना है, कहां पर देना है, वास्टस लैटरलिस मसल्स में देंगे, राइट थाई में देना है। तो थाई में कौन से हिस्से पर, राइट साइड में देंगे, वहां पर वास्टस मसल्स में एफआईपीवी। आईडी देते हैं, और आईडी कहां पर देंगे, राइट अपर आर्म में देंगे। तो राइट अपर आर्म में देनी है, आईडी देनी है 0.5 ml। आईएम देते हैं पेंटावेलेंट, ओरल में ये दोनों देते हैं, ओरल में देंगे, माउथ से देंगे। ओरल वाली जो भी वैक्सीन होती है माउथ से पिलाई जाती है। आईएम में वास्टस लैटरलिस में देंगे, और लेफ्ट थाई में देते हैं, ये पेंटावेलेंट है, लेफ्ट थाई में लगाते जाना है। तो यहां से आपने एक और क्वेश्चन आगे पढ़ लिया है कि यहाँ पर कौन सी वैक्सीन कब लगाते हैं। 14 वीक पर ओपीवी की 3rd डोज, पेंटावेलेंट की 3rd डोज, पेंटावेलेंट के बाद रोटावायरस 3rd डोज, एफआईपीवी की 2nd डोज, पीसीवी की 2nd डोज लगाते हैं। पोलियो ये डोज आपने पढ़ी हुई है, तो डोज सेम रहने वाली है, बहुत इसका ड्रग है वो उसका डोज होगा, 3rd डोज लगाते हैं। तो यहाँ पर 3rd वैक्सीन लगाएंगे एफआईपीवी ओपीवी की 14 वीक पर लगाते हैं, 10 वीक पर एफआईपीवी को और पीसीवी को नहीं देते हैं। बात आगे इससे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आपने 14 वीक पर पढ़ लिया है। 14 वीक का मतलब होता है 3.5 महीने पर आपका बच्चा है, 3.5 महीने का हो चुका है। इसके बाद में 9 मंथ पर क्या क्या देते हैं, तो 9 मंथ की बात करें, मीजल्स देंगे, विटामिन ए देते हैं, पीसीवी बूस्टर देंगे, या पीसीवी की जो 3rd डोज होती है उसे बूस्टर डोज कहते हैं। या बात करें यहाँ पर जापानी एन्सेफेलाइटिस या एफआईपीवी देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको पूरी वैक्सीन का जो महाभारत है उसको मैं पूरी तरीके से वर्णन कर रहा हूं। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाना है, और जल्दी से जल्दी आपकी नोटबुक है उसमें लिखना है, ताकि आने वाली हर एग्जाम से पहले आप इसका एक बार जरूर रिवीजन कर ले, ताकि इसमें से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर ना हो, आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपन वापस से आगे बढ़ते हैं कि
अब डायरेक्ट आपको जब बच्चे को 14 वीक पर दे दिया है, 14 वीक के बारे में डायरेक्ट आपका बच्चा होगा 9 मंथ पर वापस से लेकर जाओगे क्लिनिक पे, या बहन जी है या सिस्टर है वो आपको क्या पिलाने आएगी, वहां पर दवा पिलाने आएगी, एएनएम सिस्टर। तो बात करते हैं आगे कि यहाँ पर 9 मंथ की बात करेंगे कि यहाँ पर एज में 9 मंथ, तो 9 मंथ पर क्या देते हैं, तो 9 मंथ पे वैक्सीन कौन कौन सी दे सकते हैं। 9 मंथ पे वैक्सीन की बात करते हैं तो 9 मंथ पे जो वैक्सीन लगाई जाती है, फर्स्ट नंबर पे मीजल्स देंगे, मीजल्स की फर्स्ट डोज देते हैं। तो मीजल्स देते हैं कब देते हैं, 9 मंथ पे देंगे। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है, विटामिन ए का फर्स्ट डोज कब लगाते हैं, 9 मंथ पे लगाते हैं। एमएमआर कब लगाते हैं, 9 से 12 पर लगाते हैं। तो 9 मंथ में मीजल्स हो गया, विटामिन ए हो गया, पीसीवी, पीसीवी बूस्टर होता है, या पीसीवी की जो सेकंड डोज थर्ड डोज होती है बूस्टर कहलाती है। एफआईपीवी की थर्ड डोज होगी एफआईपीवी बूस्टर, या एफआईपीवी की जो थर्ड डोज होती है इन्हें नाम दिया जाता है बूस्टर डोज है ये दोनों ही। और इसके बाद में जेई लगाते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस लगाएंगे। बात करते हैं मीजल्स, तो डिजीज से प्रिवेंशन करती है, मीजल्स से, मीजल्स मम्स रूबेला वाली कैटेगरी है। विटामिन ए क्या करती है, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है, तो यहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करता है। आगे चलते हैं पीसीवी बूस्टर, तो पीसीवी बूस्टर न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रिवेंशन करती है। बात करें एफआईपीवी की तो पोलियो माइलाइटिस से बचाएगी। बात करें जेई की तो जेई से बचाती है, जेई का मतलब होता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस से बचाने का काम करती है। जेई से 112 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा फैलने वाली जो डिजीज होती है। बात करें मीजल्स की तो डोज होगा इसका 0.5 ml देते हैं। बात करें विटामिन ई की, विटामिन ए तो 1 लाख इंटरनेशनल आयु 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। 1 लाख कितने में होता है, 1 ml में 1 लाख होता है। पीसीवी बूस्टर होगा 0.5 ml देते हैं। बात करें एफआईपीवी, तो एफआईपीवी कितनी देते हैं, वही 0.1 ml देंगे, तो एफआईपीवी 0.1 ml देते हैं। जेई होती है, जेई को भी क्या दिया जाता है, 0.5 ml देते हैं। और जेई कहां पर लगाई जाती है, जेई को लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। बात करते हैं राइट अपर आर्म में कौन से लगाएंगे, मीजल्स लगाएंगे। तो रूट की बात करते हैं एससी देते हैं। बात करें विटामिन ए, विटामिन ए भी क्या दिया जाता है, ओरल दिया जाता है। पीसीबी बूस्टर क्या देते हैं, आईएम देते हैं। एफआईपीवी क्या देंगे, आईडी देंगे। बात करें जेई की, तो जेई भी क्या दिया जाता है, एससी दिया जाता है। एससी का मतलब है सबक्यूटेनियस, आईडी का मतलब है इंट्राडर्मल, आईएम का मतलब है इंट्रामस्कुलर। आईवी से कोई भी वैक्सीन नहीं देते हैं। बात करें एससी में तो साइट कौन सी होगा, साइट होती है राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म में लगाते हैं मीजल्स की वैक्सीन। ऑरल पोलियो वैक्सीन किससे देंगे, यहाँ पर विटामिन ए माउस से देते हैं। पीसीबी जो बूस्टर होती है आईएम डोज होती है इसका, और आईएम कहां पर लगाना है, तो आईएम लेफ्ट में, यहाँ पर लेफ्ट में लगाएंगे। तो वास्टस लैटरलिस में पीसीबी बूस्टर होता है। पीसीबी बूस्टर को कहां पर लगाया जाता है, तो पीसीबी जो बूस्टर लगाते हैं, पीसीबी का जो बूस्टर डोज होता है वो लगाया जाता है यहाँ पर राइट थाई में लगाएंगे। तो पीसीबी बूस्टर वास्टस लैटरलिस में लगानी है। मेनली मसल्स कौन सी है, वास्टस लैटरलिस, और थाई कौन सी में लगाएंगे, तो राइट थाई में लगाते हैं। जबकि लेफ्ट थाई में बात करें तो यहाँ पर पेंटावैलेंट लगाई जाती है। एफआईपीवी बूस्टर लगाएंगे। एफआईपीवी बूस्टर या थर्ड डोज होती है 0.1 ml। आईडी देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में देंगे, आईडी देंगे, लेकिन कहाँ देना है, लेफ्ट अपर आर्म में, जहां पर बीसीजी देते हैं वही देनी है। एससी में जापानीज एन्सेफेलाइटिस में लेफ्ट, जापानी एन्सेफेलाइटिस कहां देते हैं, तो लेफ्ट अपर आर्म में देनी है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एफआईपीवी की जो बूस्टर डोज या थर्ड डोज होती है उसको राइट की जगह लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, क्योंकि ये पहले दी जा रही थी, कहां पर दे रहे थे इससे पहले, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डोज को राइट अपर आर्म में दे रहे थे, लेकिन एफआईपीवी की जो थर्ड डोज है, बूस्टर डोज है, उसको दिया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 16 से 24 मंथ पर क्या लगाना है, तो मीजल्स की सेकेंड डोज लगाएंगे या एमएमआर की सेकेंड डोज लगाते हैं, एमएमआर लगाएंगे, मीजल्स की सेकंड डोज लगाते हैं, डीपीटी फर्स्ट या बूस्टर डोज लगाएंगे, डीपीटी का ओपीवी बूस्टर लगाते हैं। तो यहां पर मेनली बात कर लेते हैं 16 से 24 मंथ पर क्या क्या लगाएंगे। तो आपको बच्चा है वो बहुत बड़ा हो गया है, 16 से 24 मंथ का हो गया है, ये 1.5 से 2 साल का होने वाला है, आपने उसका फर्स्ट हैप्पी बर्थडे केक काट करके मना दिया है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि 16 से 24 में क्या मनाते हैं, तो यहाँ पर मीजल्स की सेकेंड डोज लगानी है, बिल्कुल सेकेंड डोज लगाएंगे, ओपीवी का बूस्टर डोज लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मीजल्स का सेकेंड डोज लगाते हैं, उसके बाद में डीपीटी बूस्टर लगाएंगे, ओपीवी बूस्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस का अब पेंटावेलेंट से निकाल देते हैं, हेपेटाइटिस बी और इफ को पेंटावेलेंट से अब डीपीटी का बूस्टर डोज लगाते हैं। डीपीटी बूस्टर, तो डीपीटी बूस्टर लगाना है, डीपीटी बूस्टर की कौन सी डोज लगानी है, फर्स्ट डोज लगानी है, ओपीवी बूस्टर लगाना है, और ओपीवी बूस्टर का कौन सा डोज है, यहाँ पर फर्स्ट डोज देखने को मिलेगा। तो 16 से 24 मंथ पर क्या करना है, डीपीटी बूस्टर लगाना है, मीजल सेकेंड लगानी है, ओपीवी बूस्टर लगाना है। बात कर लेते हैं इन तीनों की। मीजल्स वही आपका कहां से, मीजल्स क्या करेगा, मीजल्स से बचाएगा, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप। डीपीटी होती है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस से बचाएगी, ओपीवी पोलियो से बचाती है। आगे बढ़ते हैं, कितना इसका डोज होता है, तो वही डोज इसका 0.5 ml होगा, डीपीटी का 0.5 ml होगा। बात करें ओरल की तो वही 2 ड्रॉप्स देते हैं। बात करते हैं इसके रूट की, तो रूट होता है वो बिल्कुल यहाँ पर रूट देखने को मिलेगा, तो रूट होता है यहाँ पर वही SC होगा, यहाँ पर IM देते हैं। 2 ड्रॉप्स ओपीवी होती है वही 2 ड्रॉप देंगे, तो ओरल देंगे, यहाँ पर रूट वही सेम होगा, रूट सेम देखने को मिलेगा, और SC होगी तो यहाँ पर राइट अपर आर्म में लगाते हैं, तो राइट अपर आर्म में लगाना है इन मीजल सेकंड को। डीपीटी बूस्टर होता है 0.5 ml, वही वास्टस लैटरलिस में लगाएंगे, लेफ्ट थाई में लगाते हैं। बात करते हैं ओरल की, तो ये माउथ में देनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 से 6 साल का बच्चा हो गया है, डीपीटी बूस्टर की सेकंड डोज लगानी है। अब डीपीटी बूस्टर फर्स्ट डोज लगा दी, तो डीपीटी बूस्टर कब लगाना है, 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल की उम्र पर क्या लगाना है, डीपीटी का डीपीटी सेकंड बूस्टर डोज लगानी है। तो डीपीटी बूस्टर की सेकंड डोज कब लगाते हैं, 5 से 6 साल पर लगाएंगे, डीपीटी से बचाएगा, वही 0.5 ml देना है, 0.5 ml देंगे। लेकिन अब इसका जो रूट है IM रहेगा, लेकिन इसकी जो साइट रहने वाली है 5 से 6 साल पर ये डेल्टोइड मसल्स में लगाते हैं, तो यहाँ पर डेल्टोइड मसल्स में लगाएंगे। रूट होगा वो अपर डेल्टोइड में, अपर आर्म में लगाते हैं डेल्टोइड मसल्स में, तो 5 से 6 साल पर इसका रूट होता है। वो 3 साल तक आपने वास्टस में दे दिया, उसके बाद में ऊपर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देना होता है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि कौन सा कहां लगाया जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर जब 10 साल का बच्चा हो जाएगा तो 10 साल के बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो 10 साल के बच्चे में जो वैक्सीन लगाई जाती है उस वैक्सीन का नाम है DT वैक्सीन, डिप्थीरिया टीटी वैक्सीन। पहले टीटी बूस्टर लगाते थे, अब डीटी बूस्टर लगाते हैं। टीटी बूस्टर की जगह यहां पर बात कर लेते हैं 10 ईयर पर, तो 10 ईयर पर जो मेनली वैक्सीन लगाई जाती है, तो 10 ईयर पर जो वैक्सीन लगाएंगे वो यहाँ पर 10 ईयर और 10 ईयर पर जो वैक्सीन लगाते हैं वो टीटी लगाते थे पहले, लेकिन अब लगाते हैं डीटी। नई गाइडलाइन के अनुसार डीटी का बूस्टर डोज लगाना है, तो डीटी बूस्टर कौन सा लगाना है, डीटी बूस्टर फर्स्ट डोज लगानी है डीटी बूस्टर की।
डीटी बूस्टर फर्स्ट डोज लगाएंगे, डीटी से बचाएगा, डीटी का मतलब डिप्थीरिया टेटनस से बचाता है, 0.5 ml देते हैं, आईएम देते हैं, आईएम देंगे तो कहां देंगे, ये हुआ अपर आर्म में देते हैं, और अपर आर्म में कौन सी मसल्स में देंगे, तो डेल्टॉइड मसल्स में ये लगाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर 16 साल पर, 10 साल के बाद में बच्चा बड़ा होकर के बिल्कुल किशोरावस्था में है, यहाँ पर 16 साल का हो गया है, अब उद्यम करना आपका बच्चा स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर डीटी की सेकेंड डोज लगाते हैं, पहले टीटी लगाते थे, अब डीटी का जो सेकेंड बूस्टर डोज होता है कब लगाया जाता है, तो यहाँ पर 16 साल पर लगाएंगे। डिप्थीरिया टेटनस से बचाएगा, 0.5 ml लगाते हैं, आईएम रूट से लगाएंगे, और वही आपका डेल्टॉइड अपर आर्म में लगाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स में लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल बना दिया है। इसके बाद में आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने इन्फेंट का पढ़ लिया, चिल्ड्रंस का पढ़ लिया, लेकिन एक और बचा हुआ है, वो अपन ने पहले भी डील किया हुआ है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी का जल्दी से जल्दी से मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी लिखा देता हूं। तो प्रेगनेंसी में आपको कहां लगाना है, जल्दी से एक बार आप यहाँ पर वापस से रिविजन कर लीजिए कि अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट है, इन प्रेगनेंसी की अपन बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कहां लगाते हैं, तो प्रेगनेंसी में क्या लगाते हैं, तो प्रेगनेंसी में टीटी लगाएंगे, टीटी का फर्स्ट डोज, टीटी सेकंड और टीटी बूस्टर। तो टीटी फर्स्ट कब लगाते हैं, टीटी फर्स्ट लगाते हैं, टीटी फर्स्ट कब लगाएंगे, तो टीटी फर्स्ट लगाते हैं एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, एएसपी का मतलब है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होता है, प्रेगनेंसी का पता लगता है, तो उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देनी है, यहाँ पर टीटी फर्स्ट लगानी है, जो टिटनस से बचाएगा, टिटनस से बचाता है, टिटनस टॉक्सोइड होगा, टिटनस से बचाएगा, 0.5 ml ही देते हैं, 0.5 ml में वही आईएम रूट से देंगे, डेल्टॉइड मसल्स में लगाते हैं। अगर मान लीजिए अगर अब सेकेंड डोज कब लगानी है, तो टीटी की सेकेंड डोज लगाते हैं, टीटी सेकेंड डोज लगाता है आफ्टर 4 वीक ऑफ टीटी फर्स्ट लगाने के 4 वीक के बाद में, या 1 महीने के बाद, 4 वीक या 1 मंथ बाद में क्या लगाना है, यहाँ पर टीटी फर्स्ट के 1 महीने बाद में क्या लगाना है, या 4 वीक के बाद में टीटी सेकंड लगाना है, वो टिटनस से बचाएगा, 0.5 ml देते हैं, आईएम रूट से देते हैं, डेल्टॉइड मसल्स में देंगे। तो यहाँ पर मेनली बहुत से क्वेश्चन आपके डील हो गए हैं। अब टीटी बूस्टर की बात करते हैं, टीटी बूस्टर कब लगाना है, तो टीटी का बूस्टर डोज कब लगाते हैं, प्रेगनेंसी का गैप है वो लेस देन 3 ईयर, अगर 2 प्रेगनेंसी का 2 प्रेगनेंसी गैप इज लेस देन 2-3 साल से कम, अगर मान लीजिए 3 साल से कम का प्रेगनेंसी का गैप होता है, 2 बच्चों के बीच में प्रेगनेंसी का गैप है वो 3 साल से कम है, 2 बच्चों के बीच का जो डिलीवरी का समय प्रेगनेंसी का समय होता है 3 साल से कम होता है 2 बच्चों के बीच का, तो उसमें टीटी की बूस्टर डोज लगाते हैं, वही 0.5 ml देंगे, आईएम रूट से देते हैं, और आईएम रूट में डेल्टॉइड मसल्स से लगाते हैं, तो डेल्टॉइड मसल्स में अपर आर्म में लगाते हैं। तो ये पूरा अपन ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, लाइव वैक्सीन क्या होती है, किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, टॉक्सोइड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, सभी के बारे में अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन देश और दुनिया का आने वाला हर एक क्वेश्चन यहाँ से अपन ने डील कर लिया गया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से 1 बाय 1 करते हुए पूरी क्लास को बिना स्किप किए हर एक क्लास को देखना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूटी में 1 बाय 1 करते हुए एक एक क्लास का रिवीजन करते रहना है, साथ के साथ नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको समय होता है वो बार बार में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो लौट कर आपको समय देगा। इसलिए वक्त ना लगाइए ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका
क्या करना है। इसीलिए समय रहते आप समझ जाइए, क्योंकि समय और समझदारी बहुत कम ही लोगों में एक साथ आती है, लेकिन जिन लोगों में समय रहते, जिन लोग समझदार हो जाते हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो आपको समय रहते अपने समय को बिना वेस्ट किए यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके लाइफ में सबसे पहले अपने स्टडी पर, अपने गोल पर, अपने टारगेट पर फोकस करके सबसे पहले उसको अचीव करना है। उसके बाद आपकी जब लाइफ लग्जरी लाइफ हो जाएगी तो आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जो चाहते हैं जी भर के कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुझे भी लेट हो रहा है ड्यूटी जाने के लिए, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल। इसी तरीके का आपका प्यार बना रहा तो अपन एक दिन जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल करके दिखाएंगे। धन्यवाद।